जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। भारतीय बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस बैच में लगातार आपको वीडियो मिल रही हैं, साइंस की हों चाहे मैथ की हों या फिर रीजनिंग की हों। तो इसी कड़ी में मैं आपके सामने जीएस की वीडियो लेकर आया हूं और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री की एक शानदार सी क्लास, जो लगातार आपको इससे पहले की वीडियो में आपको हिस्ट्री की क्लास लगातार मिल रही होगी और रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर लिए कीजिए और साथ ही साथ अपने साथियों को शेयर भी कर दिए कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ध्यान से और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मगध जैसा जानते हैं, मगध महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद था। उसी के संदर्भ में आपको विचार करना है और कथन दिया गया है कि गंगा और सोन नदियाँ जो है मगध से होकर गुजरती थी। क्या ये बात सही है? दूसरा कथन है, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। दूसरा कथन। तीसरा है, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। तो फटाफट इस कथनों को पढ़ के बताइए कि कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। केवल एक सही है, एक दो सही, या फिर दो तीन सही, या फिर तीनों सही हैं। तो जैसा कि अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो मगध जो है, ठीक है, वो गंगा और सोन नदियों से होकर गुजरती है, अर्थात गंगा और सोन नदियाँ जो है मगध से होकर ही गुजरती थी। ठीक है, ये कथन क्या है, एकदम करेक्ट है। और मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। बिल्कुल, मगध का एक हिस्सा जो है जंगलों से भरा था, जिसमें हाथी जो है पाए जाते थे, इसलिए मगध के राजाओं के पास सबसे ज़्यादा हाथी होते थे। ठीक है, और नेक्स्ट है, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। तो ये भी क्षेत्र जो है, ये भी क्या है, ये भी पॉइंट एकदम सही है। तो इस हिसाब से आपको जो है तीनों, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला कथन, दूसरा और तीसरा तीनों कथन क्या है, एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का एकदम क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन मगध का शासक जो है नहीं रहा था। ठीक है, तो अगर आप मगध के राजाओं के बारे में जानते होंगे तो पता होगा कौन कौन से राजा वहाँ पे शासन किए थे और कौन से नहीं थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बिंबिसार, प्रसेनजीत और अजातशत्रु या फिर महापद्मनंद। तो अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो बिंबिसार क्या था, ये तो मगध के सिंहासन पर बैठा थे। ठीक है, अजातशत्रु भी बैठे थे। ठीक है, और क्योंकि बिंबिसार का पुत्र ही अजातशत्रु था और महापद्मनंद, ठीक है, ये भी बैठे थे। लेकिन प्रसेनजीत जो है मगध की गद्दी पर नहीं बैठे थे। ये उज्जैन जो है अवंती, ठीक है, वहाँ के शासक थे, अर्थात उज्जैन के। तो उज्जैन के राजा थे ये, जो अवंती नामक एक महाजनपद था। ठीक है, तो चलिए अब आप यहाँ पर एक ये काम कर लीजिए कि आप जो 16 महाजनपद थे उनकी राजधानी क्या थी, फटाफट उसको नोट कर लीजिए। और एक एक करके मैं आपको बता भी देता हूँ कि 16 महाजनपद प्राचीन भारत के शक्तिशाली राज्य थे। इनमें से कुछ प्रमुख महाजनपदों की राजधानी इस प्रकार थी। तो सबसे पहले मगध देखिए, मगध की राजधानी क्या थी, एक तो राजगिरी थी, ठीक है, जो आधुनिक राजगीर है, और एक पाटलिपुत्र थी जो आधुनिक पटना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। दूसरा आता है काशी, काशी की राजधानी थी वाराणसी, जो आधुनिक बनारस के नाम से जानी जाती है। और तीसरा देखिए वत्स, जो कौशाम्बी राजधानी थी, जो प्रयागराज के पास है। ठीक है, कौशाम्बी जानते होंगे, तो ये वत्स की राजधानी थी। अंग की राजधानी क्या थी, चंपा थी, जो भागलपुर मुंगेर के पास है, ये भी बिहार में पड़ता है। कौशल, जो श्रावस्ती या साकेत या फिर अयोध्या के नाम से जानते हैं जिसको, वो कौशल की राजधानी थी। अवंती, जहाँ से प्रसेन, अभी आपको बताया था कि प्रसेनजीत जहाँ के शासक थे। ठीक है, तो वो अवंती के शासक थे। और अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन, इसको हम महिष्मति के नाम से भी जानते हैं। वज्र की राजधानी वैशाली थी,
या फिर विदेह या फिर मिथिला, ठीक है, मिथिला के नाम से भी जानते हैं इन सबको हम। मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनारा या कुशीनगर, आज कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, या पावपुरी या फिर कह सकते हो फाजिल नगर के नाम से जाना जाता है जो वर्तमान समय में। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली मेरठ के पास है। और नेक्स्ट था पंचाल, जो अक्षद्र या काम्पिल राजधानी थी जहाँ की। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर, जो उदयपुर के पास है। और नेक्स्ट सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। और चेद की राजधानी क्या थी? ये शक्तिमती थी, जो बुंदेलखंड में स्थित है। और अश्मक की राजधानी थी पोतन, या पोटन भी कह सकते हैं, जो गोदावरी नदी घाटी में थी। और गंधार की राजधानी, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, तक्षशिला, ठीक है। गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। उसके बाद नेक्स्ट है कंबोज की हाटक थी, जो राजौरी या फिर हाजरा के नाम से जानी जाती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट महाजनपद थे, उनकी राजधानी। आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए और नोटबुक में, ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट महाजनपद थे और उनकी राजधानी। आई होप कि आपको याद हुआ होगा और पहले से भी याद होगा। तो अब आपको इसका प्रश्न तो देने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैसे नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा, ठीक है। तो कभी नहीं रही, तो पहला है राजगृह, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा श्रावस्ती। तो फटाफट बताइए कौन सी राजधानी नहीं थी, ठीक है। कौन सी राजधानी नहीं थी मगध की राजधानी इसमें से कौन सी नहीं थी, ठीक है। तो क्या राजगीर थी? राजगृह थी, ठीक है। ये राजगृह तो राजधानी थी, अभी आपको बताया था। और पाटलिपुत्र, जो पटना, आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और राजगीर तो आधुनिक किस नाम से जाना जाता है? देखिए, राजगीर के नाम से। तो ये दोनों तो थी, लेकिन श्रावस्ती नहीं थी, ठीक है। श्रावस्ती राजधानी नहीं थी। श्रावस्ती किसकी राजधानी? श्रावस्ती की राजधानी, तो यहाँ पे देखिए, श्रावस्ती जो है इसकी राजधानी थी, ये कौशल की थी, ठीक है। कौशल की राजधानी थी, और इसको साकेत या अयोध्या के नाम से जानते हैं। तो कौशल की राजधानी थी, इसकी राजधानी थी ये कौशल या अयोध्या जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी पूछ रहा नहीं रहा है, ठीक है। तो केवल 3, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको आंसर देने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया, जब सिकंदर ने, ठीक है, और उसने झेलम नदी के किनारे जो है राजा पोरस को हराया था, उसके बाद सिकंदर आगे नहीं बढ़ा, तो उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। और दूसरा कथन है, सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। तो इसमें बताना है कौन सा कथन आपको इसमें से सही लग रहा है, ठीक है। या कितने कथन इसमें दोनों सही हैं कि एक सही है, कौन सा सही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन अगर ध्यान से पूर्वक देखिए, पहला कथन तो एकदम करेक्ट है कि सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, ठीक है। और क्यों किया था? क्योंकि सिकंदर की सेना भारत के शासकों, खासकर मगध का जो शासक था उस समय घनानंद, ठीक है, उसके पास इतनी ज़्यादा विशाल सेना थी, पैदल सेना थी, हाथियाँ थी, कि उनका जिक्र सुनकर सिकंदर की सेना जो है क्या हो गई? भयभीत हो गई और उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। दोनों कथन क्या है? एकदम करेक्ट है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी, अर्थात दोनों कथन क्या हैं? एकदम सही। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मगध के निकट ही वज्र राज्य था, ठीक है। वज्र की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बताना है आपको, वज्र की राजधानी कौन सी थी? फटाफट बताइए, वज्र की राजधानी क्या थी? अभी आपको मैंने 16 के 16 महाजनपद आपको गिनाए थे, ठीक है। तो वज्र की राजधानी मगध के निकट, जैसे मगध के जैसे थोड़ा ऊपर जाते हैं तो वहाँ वज्र मिलता है। वज्र की राजधानी थी वैशाली,
आई होप याद हुआ होगा। मथुरा तो राजधानी थी किसकी? सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, ठीक है। और कौशाम्बी, कौशाम्बी थी वत्स की राजधानी, आई होप कि वत्स की ही थी जी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, एकदम करेक्ट है। तो सूरसेन मथुरा जो है सूरसेन की राजधानी थी, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। आपको बताना चंपा किसकी राजधानी थी, ठीक है। तो चंपा के बारे में बताना, चंपा किसकी राजधानी थी, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। इसका आंसर फटाफट दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मगध के निकट ही, वही तो आ गया, ठीक है, वही क्वेश्चन है। क्या ये 2 बार हो गया था? हाँ जी, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न में से किन लोगों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार, इसमें विकल्प के अनुसार बताना आपको, विकल्प में देखकर इनको जो है वेदों का अध्ययन करने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। शूद्रों को, महिलाओं को, राजाओं को, या फिर ए बी दोनों को। तो फटाफट बताना है, इसको जो है वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। तो शूद्रों को नहीं था, बिल्कुल ये सही बात है। महिलाओं को भी नहीं था, लेकिन राजाओं को था, ठीक है। राजा को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। तो ए एंड बी, ए तथा बी दोनों को नहीं था, बिल्कुल ये कथन हमारा क्या है, एकदम सही है। ये विकल्प एकदम सही है, दोनों, अर्थात शूद्रों को भी नहीं था और महिलाओं को भी वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। चलिए बताइए अगले प्रश्न का आंसर, कि मगध से होकर जाने वाली गंगा तथा सोन नदियों का महत्व निम्न में से किसमें निहित है। आप बताना है कि जो मगध से होकर गंगा तथा सोन नदियाँ बहती थी, ठीक है, उनका क्या महत्व है। कि जल वितरण के लिए उनका महत्व है, यातायात के लिए उनका उपयोग किया जाता था, या जमीन को उपजाऊ बनाना उनका महत्व था, ठीक है। उन नदियों का महत्व वहाँ पर किस कारण था, ठीक है। तो अगर ध्यानपूर्वक देखिए, तो जल वितरण, तो जो नदियाँ थी उससे जल का उपयोग किया जाता था, यातायात के लिए भी बहुत उपयोगी थी, क्योंकि उस समय यातायात जो है जल के द्वारा ही ज़्यादा किया जाता था। और ज़मीन को उपजाऊ बनाना, ठीक है, तो गंगा और सोन नदियों के कारण ही मगध की जो ज़मीन थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, इसीलिए मगध एक समृद्धशाली क्या था, महाजनपद था। तो विकल्प नंबर जो डी है हमारा है, उपरोक्त सभी, अर्थात सभी कथा इसमें जो है सही है। तो इस हिसाब से विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, आपको मैंने अभी 16 महाजनपदों का नाम भी बताया और उनकी राजधानी बताया, ठीक है। तो अब याद करके बताइए, आप ध्यानपूर्वक सोच कर बताइए कि गांधार की राजधानी मैंने क्या बताया था। तो गांधार की राजधानी क्या थी, सुक्तिमती या शक्तिमती थी, या फिर तक्षशिला थी, कौशाम्बी थी, मथुरा थी। वही तो आपको बताया था, मथुरा इसकी राजधानी थी, सूरसेन की, कौशाम्बी बताया था ये वत्स की राजधानी थी, और तक्षशिला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला किसकी राजधानी थी, वो गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। अब बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, सुक्तिमती या शक्तिमती जो है इसकी राजधानी थी, ठीक है। किस महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महाजनपदों के संदर्भ में कुछ कथन है। जैसे पहला कथन है, महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। तो महाजनपद जैसे जानते हैं 16 महाजनपद थे, तो कई महाजनपद ऐसे थे जहाँ पर किलेबंदी की गई थी। क्या ये कथन सही है। दूसरा है, राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था, वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। तो
फटाफट बताओ कि कौन सा कथन इसमें से जो है सही है या फिर कौन सा गलत है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन इसमें सही है, तो फटाफट बताइए इसमें कौन से कथन सही हैं आपको। तो देखिए ध्यानपूर्वक, तो पहला कथन देखते हैं, महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। ये कथन क्या है, एकदम करेक्ट है। ये कथन क्या है, एकदम करेक्ट है। तो बहुत सारी ऐसी राजधानियाँ थी जहाँ पर किलेबंदी की गई थी। लेकिन दूसरा कथन गलत है कि राजा सेना रखने लगे थे, जो सही बात है, जिसे वेतन दिया जाता था। ये भी यहाँ तक भी सही है, लेकिन वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था, तो ये गलत बात है। तो यहाँ पे उनको नगद वेतन नहीं दिया जाता था, ठीक है, अर्थात जैसे अनाज हो गए इस प्रकार के, या भूमि, ठीक है, इस प्रकार उनको वेतन दिए जाते थे। तो विकल्प नंबर इन्हें सही पूछा जा रहा है, तो विकल्प नंबर ए ही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 16 जो महाजनपद थे उसका जिक्र जो है किस ग्रंथ में किया गया है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। तो जैसे ही वीडियो समाप्त होता है उसके बाद कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यूँ ही अपनी तैयारी को बनाए रखिए, जारी रखिए। और ये जो हमारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो अपनी तैयारी को यूँ ही जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।